तो हमारे कोर्स में ना अराउंड 5-6 सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, जिसमें से दो तो बहुत आसान से हैं और बाकी जो हैं वो थोड़े बहुत टेक्निकल हैं। सबसे पहला जो हमारा सीक्वेंस आता है वो आता है अर्थमेटिक सीक्वेंस। या अर्थमेटिक सीक्वेंस का अगर हम सिलेबस में नाम देखें तो उसका आपको लीनियर एक नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नाम है इसके। यार सबसे पहले सबसे आसान सीक्वेंस हमारा क्या है कि एक सेम नंबर आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या नंबर आना चाहिए? इसके बाद हमारा आएगा 4। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 5। इसके बाद क्या आएगा? 6। यानी एक, आप देखो नंबर चेक करो, 1 से 2 में कैसे गए होंगे? 1 से 2 में हम गए होंगे प्लस, ऐसे ही है। इसी तरह हम 2 से 3 में कैसे गए होंगे? 2 से 3 में हम गए होंगे +1 करके। फिर 3 से 4 में कैसे गए होंगे? +1 करके। 4 से 5 में कैसे गए होंगे? +1 करके। और 5 से 6 में कैसे गए होंगे? +1 करके। सेम नंबर आपका ऐड होता हुआ जा रहा है, तो हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है या लीनियर सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो 2 4 6, 2 से 4 में कैसे जाया जा रहा है? 2 से 4 में +2 करके जाया जा रहा है। 4 से 6 में कैसे जाया जा रहा है? +2 करके जाया जा रहा है। 6 से अब आगे वाला नंबर कैसे निकालेंगे? 6 में +2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 8 से आगे कैसे जाएंगे? इसमें +2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10। 10 से आगे कैसे जाएंगे? इसमें +2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे सेम नंबर ऐड होता हुआ जा रहा है, +2 +2 +2 एंड +2। अच्छा, अगर मुझे तुम लोग सीक्वेंस 3 का बताओ। पहला नंबर है 15, फिर है 11, फिर है 7। यहाँ पे अब फोर्थ नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पे? सर क्लास के एंड में टिकटॉक प्रमोशन करूंगा अपनी। अबू बकर क्या कर रहे हो तुम? टिकटॉक पे है? देखो, सबसे पहले हम 15 से 11 में कैसे गए? देखो, सबसे पहला नंबर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। यानी हम यहाँ पे सेम नंबर ऐड नहीं। ठीक है, आपका हो सकता है यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो 15 से 11 में कैसे गए होंगे? -4 करके। ठीक है, 11 से 7 में कैसे गए होंगे? -4 करके। यानी यहाँ पे जो आपका नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो 4 होता हुआ जा रहा है। तो 7 के बाद वाला नंबर कैसे आएगा? -4 करके। तो 7 - 4 कितना होता है? 3। ठीक है, इसी तरह अब इससे आगे कैसे जाएंगे? -4 करके। तो 3 - 4 कितना हो जाता है? 3 - 4 आपका -1 होता है। और फिर -1 में जब -4 करते हुए जाएंगे तो आपका आंसर आएगा -5। देखो, इसमें साइंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग साइंस में वीक हो तो फिर ये चैप्टर तो समझो अच्छा खासा खराब हो सकता है, अगर साइंस में तुम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हो। ठीक है, एनीवेज, फिर ये चीज़ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ। हमने सबसे पहला सीक्वेंस देखा जिसमें आपका हर नंबर +1 +1 करके बढ़ता जा रहा था। फिर सेकंड सीक्वेंस देखा जिसमें हर नंबर +2 +2 +2 +2 करके बढ़ता जा रहा था। फिर थर्ड सीक्वेंस देखा जिसमें आपका नंबर -4 - 4 - 4 - 4 - 4 करता हुआ बढ़ता जा रहा था। असल में जो नंबर आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ जा रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, और इसका प्रॉपर नाम जो है वो है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, तो कहीं पे भी लेटर डी होगा, इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि दो नंबर में डिफरेंस कितना है। ठीक है, और इसे निकालने का पता है फॉर्मूला आसान सा क्या है? अगर मैं इसको एक फॉर्मूले की टर्म में बता दूं तो इसका आसान फॉर्मूला है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये इतना आसान सा काम है इसका। ठीक है, 1 मिनट, जगह 1 मिनट कम हो गई, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसका मतलब क्या है? यार अगर कभी भी डिफरेंस निकालो ना दो नंबर के बीच में, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे 6 - 5 किया तो आंसर आया 1। 5 - 4 किया तो आंसर आया 1। इसी तरह 4 - 3 किया तो आंसर आया 1। इसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करें तो 12 - 2 किया, 12 - 10 किया तो आंसर आया 2। इसी तरह 8 - 6 किया तो आंसर आया। हर सीक्वेंस में जो भी आपका अर्थमेटिक हो, ये वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे यहाँ पे हमने -4 देखना था, तो -5 में सब्ट्रैक्ट किया -1। अब कुछ बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते कि -5 में जब -1 सब्ट्रैक्ट किया वो कैसे आया। तो देखो ये हुआ होगा,
-4 माइनस और फिर -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया होगा। तो -5 + 1 कितना होता है? -5 + 1 आपका -4 होता है। इसलिए यहाँ पे -1 -3 किया होगा, तो ये आपका क्या बन गया? माइनस। आसान लफ्जों में कभी भी डिफरेंस निकालना हो ना, तो अगले वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। इसी तरह यहाँ पे हर सीक्वेंस का ना एक स्टार्टिंग नंबर है। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 था, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 2 था, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 15 है, यहाँ का स्टार्टिंग नंबर क्या है? यहाँ का स्टार्टिंग नंबर। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग नंबर होते हैं ना, ये स्टार्टिंग नंबर हमारी होती है फर्स्ट टर्म। किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हो, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। तो दो अभी हमने कीवर्ड्स देखे, एक हमने देखा डी, एक हमने देखा ए। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ इन सब चीजों को लिखते हुए चलें, तो पहले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 1, दूसरे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 2, तीसरे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 15, फोर्थ सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है -5। ठीक है, इसी तरह अगर पहले सीक्वेंस के डिफरेंस देखें, तो डिफरेंस +1 है। ठीक है, दूसरे सीक्वेंस का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस +2 है, थर्ड सीक्वेंस का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस -4 है। अब यही काम ना हमने फोर्थ के साथ करना है। -5 से -2 में कैसे करेंगे? ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसको मैट्री नहीं कर पाते। तो सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो। सेकंड टर्म में से पहली टर्म अगर हम माइनस करें, तो -2 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 + 5, इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, यानी आप -5 से -2 में कैसे जा रहे हो? +3 करके। अच्छा, -2 में +1 से प्लस -2 से +1 में कैसे जा रहे हो? इसमें भी आप +3 कर रहे हो। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो +3 का है, तो कॉमन डिफरेंस में यहाँ पे 3 लिख लो। और 1 में आप 3 ऐड करोगे तो अगला टर्म आएगी इसकी सीक्वेंस की 4। फिर 4 में 3 ऐड करोगे तो अगली टर्म आएगी 7। फिर 7 में +3 करोगे तो अगली टर्म आएगी 10। तो ये चीज़ थी, बड़ी आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। असल में मसला ये आता है कि अब अगर एग्जामिनर आपसे एक स्पेसिफिक टर्म पूछ ले, ठीक है, असल में ना हमारे टर्म नंबर्स होते हैं। जैसे ये सबसे पहला 1 जो था ना, ये वैसे तो ए है, लेकिन इसको एक और बोलने का तरीका पता है क्या है? T1। 2 को दूसरा बोलने का तरीका क्या है? T2। 3 को तीसरा दूसरा बोलने का तरीका क्या है? T3। इसी तरह T4, फिर T5, फिर T6। ये T1 T2 T3 T4, ये जो सब चीजें हैं ना, ये आपकी समझो इस चैप्टर की लैंग्वेज है। इस चैप्टर की लैंग्वेज में ये टी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है, ये टी क्या है? ये आपकी स्पेसिफिक टर्म्स है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस की T5 की वैल्यू बताओ, ठीक है, थर्ड सीक्वेंस की T5 की वैल्यू बताओ, तो तुम यहाँ से फिफ्थ नंबर देखोगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये आपकी T5 की वैल्यू है थर्ड सीक्वेंस की। इसी तरह अगर मैं बोलूँ सेकंड सीक्वेंस की मुझे T4 की वैल्यू बताओ, तो ये 8 T4 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब असल में मसला जब आता है, जब एग्जामिनर आपसे एक स्पेसिफिक टर्म पूछ ले जो कि बहुत दूर की हो। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे वो कह रहे हैं 50th टर्म बतानी है क्या आएगी इस सीक्वेंस की। पहला वाला तो सीक्वेंस आसान है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, चौथी टर्म 4 है। हम यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि 50th टर्म इसकी क्या आएगी? 50 ही आएगी। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान काम होता नहीं है। जैसे अब ये वाला सीक्वेंस है, अब इसको कितनी दफा +2 +2 +2 करते जाओगे तो आंसर आएगा? तो इसका ना असल में एक फॉर्मूला बना हुआ है, और फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरीके का होता है। मैं इसको जरा यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड पर। कभी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपने nth टर्म ढूंढनी है। बेसिकली फॉर्मूला जो होता है ना आपका, वो nth टर्म कहलाता है, या इसको स्पेसिफिक टर्म कह लो। कभी भी nth टर्म ढूंढनी हो, उसका फॉर्मूला आपका होता है a + n - 1 d। यहाँ पे ए आपकी फर्स्ट टर्म हो गई है, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया है, और एन को आप ऐसे ही छोड़ते हो। ठीक है, एन आपका बताता है कि अगर ये आपका फॉर एग्जांपल कोई भी टर्म नंबर ढूंढना है आपने, फॉर एग्जांपल फोर्थ टर्म ढूंढनी है, तो यहाँ पे आप एन की जगह 4 रख दोगे। अगर आपने फिफ्थ टर्म ढूंढनी है, यहाँ पे एन की जगह 5 रख दोगे। तो ये हमने फॉर्मूला लगाना होता है। अब ये फॉर्मूला हम जरा हर सवाल में लगाते हुए चलते हैं। ये सबसे पहला सवाल जो था हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला जो सीक्वेंस है, अगर इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएं, तो देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है, यानी
फर्स्ट टर्म भी वन है, कॉमन डिफरेंस भी वन है। तो अगर यहाँ पे हम लगाना चाहें अपना फॉर्मूला, एक मिनट, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू क्या है वन, प्लस एन माइनस वन को ऐसे ही छोड़ेंगे, डी की वैल्यू क्या है वन। तो ये जो वन है ना, ये वन, ये अंदर दोनों ब्रैकेट से, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं इनसे दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन। हमने ये वन को पहले इस एन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एन आंसर आया, फिर हमने इस वन को इस माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन आंसर आया। अब ये प्लस वन और माइनस वन ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एट दी एंड आपके पास बच क्या रहे, आप एट दी एंड आपके पास टू बच रहा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यानी आसान लफ्जों में अगर आपके पास नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लिखी हुई हो ना, तो उसका फॉर्मूला हमेशा एन होता है। ये आपको चैप्टर के एंड में जाके बहुत काम आएगा, इस वजह से मैंने सबसे पहले ये चीज़ कराई है। ठीक है, फिर दूसरा सीक्वेंस था। ठीक है, ये टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व वाला, इसकी हमारे पास ए की वैल्यू टू है, डी की वैल्यू प्लस टू है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला है हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू टू है, प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू टू है। तो ये हो जाएगा टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एन टू एन, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इज माइनस टू। तो ये माइनस टू और ये टू आपका कैंसिल आउट होगा। ठीक है, एट दी एंड क्या बच रहा है, टू एन। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब पता है होता क्या है, ये जो फॉर्मूला बना रहे हो ना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके सीक्वेंस को। मतलब क्या है, देखो हमने फॉर्मूला तो बना लिया ना, लेकिन हमें यह श्योरिटी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा सही है या गलत। कैसे चेक करोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी वन की वैल्यू क्या थी सेकंड सीक्वेंस में, टू। तो अगर मैं यहाँ पे एन की जगह, इस एन की जगह वन रखूँ ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, तो मेरा आंसर टू आना चाहिए। जैसे टू मल्टीप्लाई बाय वन यहाँ कितना होता है, टू मल्टीप्लाई बाय वन आपका टू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म भी कितनी थी, टू थी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी 50th टर्म ढूंढनी थी ना, हम यहाँ पे एन की जगह क्या रख देंगे, 50। तो ये सवाल जरा देखते हैं। ये 50th टर्म ढूंढनी थी, तो टू एन इसका फॉर्मूला था, और टू मल्टीप्लाई बाय 50, इसका आंसर आ जाएगा 100। ये आपकी इसकी 50th टर्म है। इसी तरह और सीक्वेंसेस देखते हैं। और अगला सीक्वेंस है हमारा 15 11 7 3 माइनस वन एंड माइनस 15। इसकी ए की वैल्यू 15 है, और कॉमन डिफरेंस इसका माइनस वन है। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये अब ट्रिकी होता जाएगा हमारा आगे इसका पार्ट। फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू 15 है, प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू माइनस फोर है। 15 एज इट इज आएगा, फिर ये माइनस फोर आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस एन से, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एन। ओहो एक मिनट, ये आपका हो जाएगा माइनस फोर एन, और फिर ये माइनस फोर आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो ये हो जाएगा प्लस फोर। अब ये 15 और ये फोर आपका ऐड होगा, 15 प्लस फोर कितना होता है 19। तो 19 माइनस फोर, ये आपका इस सीक्वेंस का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हमेशा चेक करोगे कैसे, यहाँ पे अपनी फर्स्ट टर्म डाल के चेक कर दो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 15। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू वन रखें, तो हमारा आंसर 15 आना चाहिए। तो 19 माइनस फोर, एन की वैल्यू वन, तो ये रह जाएगा 19 माइनस फोर, और 19 माइनस फोर का आंसर क्या आएगा 15। इसका मतलब हमने फॉर्मूला सही बनाया है। अब इस टर्म, इस सीक्वेंस की 50th टर्म के लिए इस एन की जगह 50 रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 19 माइनस फोर एन का। तो 19 माइनस फोर, एन की वैल्यू क्या थी 50, और इसको मैं पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 19 माइनस, इसका आंसर आएगा -181। ठीक है, ये आपकी 50th टर्म आ गई। इसी तरह का बस एक आखिरी क्वेश्चन करना है, और फिर हम लोग इसके पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा टॉपिक इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस का एंड हो गया। आखिरी सीक्वेंस था -5 -2 1 4 7 एंड 10। हमने सबसे पहले इसकी ए की वैल्यू देख ली -5 है, और इसकी डिफरेंस की वैल्यू देखी 3 है। इसका फॉर्मूला बनाने पे आ जाता है। फॉर्मूला हमारा होता है, चलो इसको आ जाओ, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू -5 है, प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डिफरेंस की वैल्यू 3 है। -5 एज इट इज आएगा, ये 3 आपका पहले एन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा +3n, और फिर ये 3 आपका -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो ये -5 और -3 को सिंप्लीफाई करोगे, तो ये बन जाएगा -8 +3n, और अगर चाहो तो पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा 3n-8। ये हमारा इस सीक्वेंस का फॉर्मूला बन रहा है।
हमेशा चेक करना है कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है ये सही है या गलत है। चेक करने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, लेकिन चेक करने से तुम्हारे जो अगर मार्क्स लूज हो रहे होंगे उससे वो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि ये मुझे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ सीक्वेंस जो है उसकी पहली टर्म -5 आ रही है। ठीक है। पहली टर्म क्या आ रही है, -5। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँ तो मेरा आंसर -5 आना चाहिए। तो 3 × 1 -8, 3 × 1 = 3 होता है, 3 - 8 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 8 का आंसर -5 आ जाएगा। इसका मतलब ये काम हमने सही किया है। अब अगर 58 टर्म ढूंढनी होती इसकी, तो हम यहाँ पे n की जगह 50 रख देते, तो ये हो जाएगा 3n - 8। n की वैल्यू क्या है, 50 -8। 50 × 3 होता है 150 -8, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 142। ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। देखो यहाँ पे ना हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट एंड हो गया। अर्थमेटिक सीक्वेंस बहुत आसान सी चीज है। इसमें सिर्फ सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, एक फॉर्मूला बनाना है, और उसकी फिर आपने एक स्पेसिफिक टर्म ढूंढने लिए जो भी आपको गिवन होगी। अच्छा, बस एक चीज याद रखना, ये जो एन टर्म का फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये आपका Tn के इक्वल होता है। ठीक है। एक मिनट। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये Tn के इक्वल होता है। ठीक है। Tn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म नंबर। और Tn को अगर स्पेसिफिक एक साथ बोले तो ये स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला होता है। तो स्पेसिफिक टर्म कभी भी आपने निकालनी हो किसकी, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, तो ये आपको फॉर्मूला रट लेना है और डायरेक्टली इसको लगा देना है। ठीक है। अब ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन देखते हैं कि पास पेपर में ये क्वेश्चंस किस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग 5-6 पार्ट्स करेंगे, जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और इन 5-6 पार्ट में हम सबको कवर कर लेंगे। तो आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 6, फिर 11 और फिर 16। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे कि नंबर कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे। तो 6 से 11 पे कैसे गए होगे, +5 करके। ठीक है। 11 से 16 पे कैसे गए होगे, +5 करके। ठीक है। तो ये जो सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, ये तो आपका डिफरेंस आ गया, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और जो स्ट्रम आपकी सबसे पहले लिखी हुई होती है वो क्या है, 6 है। ये 6 आपकी किसकी वैल्यू है, ये 6 आपकी ए की वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से तुम लोगों ने भी काम करना है जिस तरह से मैं कर। ये हो गया काम। अब जरा आगे आ जाओ। यहाँ पे पहले पार्ट में कह रहे हैं राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहला पार्ट होगा एक, आपने आगे की टर्म्स लिखनी होंगी। यार 6 से 11 पे +5 करके गए, 11 से 16 पे +5 करके गए, अब 16 से आगे वाली टर्म पे कैसे जाओगे, 16 में +5 कर दो। 16 + 5 कितना होता है, 16 + 5 आपका 21 होता है। और 21 के भी आगे कैसे जाओगे, 21 + 5 कर दो, तो 21 + 5 = 26। आपकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आएंगे 21 एंड 26। ये सबसे आसान काम है। अच्छा देखो, यार इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो तुमने एटलीस्ट 2 नंबर का डिफरेंस निकालना है। जैसे हमने यहाँ 2 नंबर का डिफरेंस निकाला है ना, पहले 11 और 6 का निकाला, और फिर 16 और 11 का निकाला, तो दोनों में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है। एनीवेज, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमेशा आपका क्या होगा, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द nth टर्म। ये इन टर्म्स ऑफ एन फजूल बात है। अब कोई क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। यार nth टर्म जब भी मांगे ना, वो आपसे कह रहा है कि Tn बता दो। ठीक है। Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn का फॉर्मूला है a + n - 1 d, यानी स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला बताना है। और एक चीज याद रखना कि हमेशा ये जो आंसर आपका आएगा ना, वो वेरिएबल की टर्म्स में आ रहा होगा, यानी कोई ना कोई वेरिएबल आपका इंक्लूडेड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, 6 है। और डिफरेंस की वैल्यू क्या थी, डिफरेंस की वैल्यू 5। चलो फिल करना शुरू करते हैं। ए की वैल्यू 6 प्लस n - 1, डिफरेंस की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 6 + 5 × n 5n, 5 × -1 = -5। अब सिंपली इस 6 को और इस -5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5 कितना होता है, 1। और 1 + 5n, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगेन क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे छोड़ना नहीं है, हमेशा check कि आपका जो फॉर्मूला है क्या ये आपके सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो कैसे चेक करोगे, यार यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है, यानी अगर यहाँ पे तुम n की वैल्यू 1 रखोगे ना term निकालने के लिए, तो आंसर 6 आना चाहिए। तो 1 + 5n था, n की वैल्यू क्या है, 1,
तो 1+5 कितना होता है, 1+5 आपका 6 होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने सही किया। ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या होगा, वो आपसे एक स्पेसिफिक टर्म निकलवा रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, फाइंड T30 ऑफ दिस सीक्वेंस। यानी वो असल में ये पूछा है कि 30th टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी। ठीक है। बस याद रख लो, Tn की जगह कुछ और लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल Tn की जगह T30 लिखा हुआ है या T कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में ना n की जगह ये वाला नंबर रिप्लेस कर देना है। इसका रट्टा मान लो, ऊपर हमारा आंसर क्या है, 1+5n, इसको यहाँ लिखो। ठीक है। एक चीज होती है Tn, ये हमारा Tn का फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे Tn का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है T30 की वैल्यू। तो यहाँ पे n की जगह उसने 30 लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में जहां जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह 30 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1+5 × 30, और इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 151। ठीक है। तो ये चीज थी। ये आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो आपके आते ही आते हैं। ठीक है। मतलब कभी भी आपका सीक्वेंस का चैप्टर अगर पेपर में आ रहा है, तो ये 3 पार्ट पक्के पक्के समझो कि ये आएंगे। अच्छा, अब होता क्या है, एग्जामिनर कभी कभी ये दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके देगा। वो डायरेक्टली आपको पता है क्या बोलेगा, ये पार्ट हटा देगा फाइंड एन एक्सप्रेशन वाला, और वो डायरेक्ट बोलेगा कि फाइंड द स्पेसिफिक टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फिर क्या काम करोगे, पहले तो तुम उसका फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है, जो काम हमने ऊपर किया, और फिर ये नीचे वाला काम करोगे। तो अगर वो साथ दे दे दोनों चीजों को तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। वो अगर तो अलग अलग देगा, तो आपको वो कम कम मार्क्स से देगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के 2 मार्क दे देगा, और इस क्वेश्चन का 1 मार्क दे देगा। लेकिन अगर वो दोनों को मिला के दे दे, तो वो फिर दोनों को मिला के 3 मार्क का काम देगा। और फिर उसका स्टैंडर्ड स्टेप यही है, पहले फॉर्मूला बनाओ और फिर उसमें वैल्यू पुट करो। अब जरा आगे चलते हैं। चलो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, गिवन दैट nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 151, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यार देखो, अब ये ना रिवर्स वर्किंग का सवाल है। वो क्या कह रहे हैं, आपकी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब क्या है, इसको ना जरा डिवाइड करते हुए चलते हैं। nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब होता है कि ये आपकी टी एन की बात करें। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे टी एन क्या है हमारा, ये टी एन है, 1+5। ठीक है। ये हमारा टी एन है। वो कह रहा है गिवन दैट nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस यानी टी एन इज 151। अब वर्ड प्रॉब्लम्स तुमने पढ़े हैं मेरे साथ, इसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू, और 151 एज इट इज आ जाएगा। यानी आसान लफ्जों में वो ये कह रहा है कि टी एन को इक्वल टू रख दोगे 151 के। बस ये इतना सा काम कह रहा है वो। तो टी एन कितना था हमारा, 1+5n, 1+5n, इसको इक्वल टू रख देना है किसके, 151 के। देखो यहाँ पे टी एन की जगह मैंने क्या लिखा, टी एन की वैल्यू, टी एन की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी 1+5n, और उसको सिंपली इक्वल टू रख दिया 151 के। अब यहाँ पे एन को ना सब्जेक्ट बनाना है, ये +1 इधर आके माइनस होगा, तो ये रह जाएगा 5n इज इक्वल टू 151 -1। ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 150, और फिर 5 यहाँ के 150 से डिवाइड होगा, तो n इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 5। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर 30 आ जाएगा। बहुत आसान सी चीज है अगर चीजों को समझ के करोगे। ठीक है। अब इसी को अगर थोड़ा सा एडवांस करना चाहे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5, टीपी इज इक्वल टू 251, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यानी अगर वो इसको किसी और वर्ड में बोलना चाहता, तो वो उसको बोलता गिवन दैट, लिख के दे देता हूँ, गिवन दैट टीथ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 251। ठीक है। ये इस जो पूरी राइट साइड पे लाइन लिखी हुई है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है। क्या कह रहा है, गिवन दैट ईच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 251। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज, पता है क्या होता है, वो बोलता है कि हमारा जो टी एन का फॉर्मूला था वो 1+5n था। ठीक है। वो 1+5n था, लेकिन एग्जामिनर हमसे p की वैल्यू पूछ रहे, तो ये क्या सीन है। तो आसान लफ्जों में पता है करना क्या, पहले अपना स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला लिखो, टी एन इक्वल टू 1+5n। यार तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, टी एन, एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, टीपी।
तो यहाँ पे असल में उसने पता है किया कि एन की जगह पी रिप्लेस कर दिया। तो जहां जहां पे आपका क्वेश्चन में एन आ रहा है ना, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, उसकी जगह हम पी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 5। ये इतना सा काम था यहाँ पे, एन को पी में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद फिर ऊपर वाला काम एज इट इज है। यार वो क्या बोले, टी पी आपका किसके इक्वल है, 251 के। तो यहाँ पे हम टी पी की जगह क्या लिख देंगे, 251। तो ये हो जाएगा आपका 251 इक्वल्स टू 1 + 5 पी। यार पी को सब्जेक्ट बनाना है, आपका वन इधर जाके 251 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 251 - 1 इक्वल्स टू 5 पी। 251 - 1 आपका 250 होता है। 250 इक्वल्स टू 5 पी। और फिर ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 250 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू पी। और यहाँ से आपके पास आंसर आई थिंक, तो कितना आना चाहिए, मैं फिर भी देख लेता हूँ। 25, 250, पता नहीं, देख लेते हैं। 50 आना चाहिए। तो पी की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी। ठीक है। यार देखो बहुत आसान सी चीज है। ये एक एक मार्क के सवाल करवा रहा हूँ मैं। ये जो पी की वैल्यू ढूंढनी थी, ये 1 मार्क या हार्डली 2 मार्क का सवाल आएगा। ये जो एन की वैल्यू ढूंढनी थी, ये हार्डली 1 या 2 मार्क का सवाल आएगा। ये मार्क्स होने वाले नहीं है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं आप जरा रिवाइज करवा दूं। पहला क्वेश्चन होता है कि आपने एक स्पेसिफिक टर्म ढूंढनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमने 30th टर्म ढूंढनी थी। तो हमने यहाँ किया किया हमने सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये फॉर्मूला अगर नहीं बनाओगे तो फिर आगे का कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला बनाना है। अगर तो एग्जामिनर स्पेसिफिक कोई टर्म आपसे पूछ रहा है, तो जहां जहां पे आपका एन आ रहा है, उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। जैसे उसने यहाँ पे उसने एन की जगह 30 लिखा हुआ था, तो हमने जहां जहां पे हमारा एन आ रहा था उसकी जगह हमने 30 लिख दिया। या इसकी तरह वो कुछ और भी बोल सकता था। वो कहता ये चीज लिखने के बजाय वो आपको ये कह सकता था कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दोनों चीजें सेम है, आपको लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए मैथ्स की। ठीक है। इसी तरह दूसरा तरह का क्या क्वेश्चन होता है, दूसरी तरह में क्वेश्चन ये कहता है कि वो आपको फाइनल आंसर बता देता है। ठीक है। वो आपको फाइनल आंसर बता देता है। यानी यहाँ पे अगर हम नोट करें, तो वो कह रहा है कि आपकी स्पेसिफिक टर्म एन है, और जब आपकी स्पेसिफिक टर्म एन है ना, तो आंसर आपका 151 आ रहा है। तो वो एन बता दो कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसपे आपका आंसर 151 आ रहा है। तो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ होता है उसको इक्वल टू रख देते हैं इस वैल्यू के जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। और कभी कभी और मुश्किल बनाने के लिए वो एन की जगह कोई और वेरिएबल लगा देगा। जैसे यहाँ पे पी लगाया हुआ था, तो कुछ भी काम नहीं होता, बस हम जहां जहाँ पे एन आ रहा होगा हमारा उसकी जगह पी लगा देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है छोटा सा, और ये थ्योरी का पार्ट है, 1 मार्क का है। इसको जरा जल्दी से देखते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस सीक्वेंस टू हैव 100 एज इट्स टर्म। हमने ये एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा सीक्वेंस है, अच्छा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस था हमारा टी एन इक्वल्स टू 1 + 5n। हमने ये बताना है कि इस सीक्वेंस में आपका 100 क्यों नहीं आ सकता। ठीक है। इसको आसान लफ्जों में चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर एक सीक्वेंस है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। अगला नंबर अगर मैं तुम लोगों से प्रिडिक्ट करने को बोलूँ, तो मुझे श्योरिटी है कि तुम लोगों में से ज्यादातर बच्चे 12 बोलेंगे, जो कि सही आंसर है। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे रीजन पूछूं कि इस सीक्वेंस में 11 क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, तो तुम लोग तो बोलोगे कि सीधा सीधा लग रहा है भाई कि 10 के बाद आपका डायरेक्ट 12 आना है, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर +2 +2 +2 होते हुए जा रहे हैं ना। तो 11 तो आ ही नहीं सकता। 11 तो रीजन आने का कोई रीजन ही नहीं है 11 आने का। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला बना हुआ है ना 1 + 5n, इसको इक्वल टू रख देंगे 100 के। तो 1 + 5n इक्वल टू 100। एन को तरह सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और +1 इधर जाके 100 से माइनस होगा। तो 5n इक्वल टू 100 - 1। 5n इक्वल टू 100 - 1 कितना होता है, 99। और फिर 5 इधर 99 से आगे डिवाइड होगा। तो 99 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आई थिंक 19.8 आता है। मैं फिर भी एक मिनट जरा क्रॉस चेक कर लूँ। 99 डिवाइडेड बाय 5, हाँ इसका आंसर 19.8 आता है। अब एक चीज याद रख लो, हम कभी ये नहीं बोलते कि हमारा 1.5th सीक्वेंस क्या आ रहा है। हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, सेकंड टर्म क्या आ रही है, थर्ड टर्म क्या आ रही है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि 3.5th टर्म क्या आ रही है या 3.6 टर्म क्या आ रही है। तो मतलब हमारी टर्म ना डेसिमल में नहीं हो सकती। तो यही रीजन है कि ये जो 100 है ना हमारा, ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। इसको हम थ्योरी में किस तरह लिखेंगे, हम बोलेंगे कि 99
इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, या इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये दोनों में से कुछ भी लिख दो, इसके पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। क्योंकि यार सीधी बात है, हम 5 को डिवाइड 99 को डिवाइड कर ही नहीं सकते 5 से, तो इसका मतलब आपको ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये हमारा, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, कभी कभी इसकी जगह बोलता है कि आपको प्रूफ करना है कि एक टर्म आपकी सीक्वेंस में आ रही है, तो भी सेम काम करेंगे। जैसे यहाँ हमने क्या प्रूफ करना था कि ये वाली टर्म आपकी सीक्वेंस में नहीं है, इसकी जगह वो बोल सकता है कि ये एक टर्म है जो कि सीक्वेंस में लाजमी आएगी। ठीक है, तो फिर क्या करते, तो भी सेम काम करते और हम उसको प्रूव करके दिखा देते कि हाँ ये टर्म आपकी आ रही है सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा जी, हम एक पास पेपर का क्वेश्चन है, उस पास पेपर के क्वेश्चन पे चलने से पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं जरा करवाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें सबसे पहले तो इस सीक्वेंस की अगली टर्म बतानी है। ठीक है, और फिर हमने इस सीक्वेंस का nth का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ना एक फ्रैक्शन में दे देता है आपको सारे सीक्वेंसेस। आसान लफ्जों में करना ये होता है, हम फ्रैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। समझो यहाँ पे ना एक बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के ऊपर जो हो रहा है उसका हमारा ताल्लुक ही नहीं है कि नीचे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, यानी जो चीजें ऊपर है उनका नीचे वाली चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर वाला आपका एक अलग सीक्वेंस होता है, नीचे वाला आपका एक अलग सीक्वेंस होता है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले अगर हम ऊपर वाले सीक्वेंस की बात करें, तो 3 से 4 में कैसे गए होंगे? 3 से 4 में +1 करके गए होंगे। 4 से 5 में कैसे गए होंगे? +1 करके गए होंगे। 5 से 6 में कैसे गए होंगे? +1 करके गए होंगे। इसी तरह 6 से 7 में कैसे गए होंगे? +1 करके। तो यार इसके बाद क्या आएगा न्यूमरेटर में? 7 में +1 कर दो तो न्यूमरेटर में आपका आ गया 8। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में देखें, 5 से 7 में कैसे गए होंगे? +2 करके। 7 से 9 में कैसे गए होंगे? +2 करके। 9 से 11 में +2। 11 से 13 में +2। तो अगर इसके बाद वाले हमने सीक्वेंस की टर्म देखनी है तो 13 में +2 करो तो आंसर आएगा इसका 15। ये 8/15 आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई है। ठीक है, बड़ा आसान सा काम था ये, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ऊपर वाली टर्म का अलग सीक्वेंस निकालोगे, नीचे वाली टर्म का अलग सीक्वेंस निकालोगे। अब इसका एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोलता, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। तो एक सीक्वेंस है हमारा 3, 4, 5, 6 एंड, और एक सीक्वेंस है हमारा 5, 7, 9, 11 एंड 13। हमने इन दोनों सीक्वेंसेस की एक nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो यार यहाँ पे आपका इस पहले वाले सीक्वेंस में एक ही वैल्यू 1 है, डिफरेंस आपका एक नंबर का आ रहा है। दूसरे वाले सीक्वेंस की वैल्यू 5 है, और डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस से सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे a+n-1d। ए की वैल्यू 1 है, n-1 डी की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो 1+1 को n-1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली n-1 ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकना, आई थिंक मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। हाँ, यहाँ पे ए की वैल्यू यार 3 थी, ये एक मिनट इसको सही कर लो। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है ना, तो इस वजह से ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हर जगह 3 लगा दो। तो ये हो जाएगा 3-1 कितना होता है? 2। तो 2+n इसका फॉर्मूला बनेगा न्यूमरेटर वाले सीक्वेंस का। हमेशा चेक कर लेना, जैसे हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर में सबसे पहली टर्म 3 थी, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँ तो आंसर मेरा 3 आना चाहिए। तो यार 2+1 कितना होता है? 2+1 3 होता है, इसका मतलब हमने ये फॉर्मूला सही बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह जरा दूसरे सीक्वेंस पे आ जाओ। तो अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, a+n-1d। ए की वैल्यू 5 है, +n-1 डी की वैल्यू 2 है। 5 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट की दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा +2n-2। 5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रह जाएगा 3+2n। ये हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन चेक कर लो, यहाँ इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँ तो मेरी वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो 3+2n, n की जगह 1 रखा
तो आंसर आ गया 5। इसका मतलब हमने ये काम सही किया। ठीक है। अब देखो, दोनों आपने टर्म्स निकाल ली है। ये वाली nth टर्म आपकी न्यूमरेटर की थी, ये वाली nth टर्म आपकी डिनोमिनेटर की थी। तो आसान लफ्जों में इस फ्रैक्शन की nth टर्म जो आएगी ना, इसको मैं ऊपर ही लिखवा देता हूँ। इस फ्रैक्शन की जो nth टर्म आएगी वो आएगी 2 + n/3 + 2n। ये आपका इस पार्ट का आंसर है। बस मेक श्योर कि ये गलती ना करो कि इस n को इस n से काट दो, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है। और बस ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपकी nth टर्म आ गई। ठीक है। अब लेट्स से, अभी तो ये क्वेश्चन आसान था ना। क्वेश्चन ने क्या बोला कि आप नेक्स्ट टर्म ढूंढो और nth टर्म का फॉर्मूला ढूंढो। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके बाद क्वेश्चन बोला होता कि मुझे 10th टर्म की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे n की जगह आपने 10 रख देना था। ठीक है, यहाँ पे 10 रख देते, यहाँ पे 10 रख देते, जो आंसर आता है वो आपका इस स्पेसिफिक टर्म बता रहा होता। ठीक है, तो ये चीज थी। अब एक जरा पार्ट पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, और फिर हमारे टॉपिक इसको एंड करते हैं। पार्ट पेपर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है UN इज द nth टर्म ऑफ another सीक्वेंस। ठीक है, आपकी UN है जो कि nth टर्म है एक और सीक्वेंस की। Here is the formula connecting the nth and n+1 टर्म। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। एक फॉर्मूला है आपका n की टर्म में, एक फॉर्मूला है आपका n+1 की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। और नीचे एक बड़ा खतरनाक सा हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। एक लिखा हुआ है 3UN-4। एक, अच्छा मैं इसको लिख ही लेता हूँ ना, एक मिनट। ए है आपके पास 3UN-4 इक्वल टू UN+1। ये सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आपकी लिखे हुए क्या है, UN+1। तो लेट्स से यहाँ पे मैं एक वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं nth की वैल्यू लेट्स से 2 ले रहा हूँ। ठीक है, n की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ। तो ये आपका होगा 3U2-4 इक्वल टू यू, n की वैल्यू क्या थी 2, 2+1। तो ये हो जाएगा 3U2-4 इक्वल टू 4, 3। और सॉरी 4, 3 नहीं, यू, अच्छा ये मैंने यू को 4 बना दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यू, U3। देखो अब क्वेश्चन को समझो। हमने यहाँ पे एक अज्यूम की वैल्यू n की, कि लेट से n हमारा यहाँ पे 2 होता। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टर्म की बात हो रही है ना। तो हमने बोला ठीक है, टर्म नंबर जो है ना हमारी, वो 2 है। तो जब हम लोग एक टर्म को 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी टर्म क्या आ रही है, दूसरी टर्म 3 आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 की जगह 3 लेते तो ये यहाँ पे 4 आती। अगर हम यहाँ पे 4 लेते तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 आती। यानी जो राइट साइड वाली इक्वेशन है ना, ये आपकी नेक्स्ट टर्म है, और जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है ये आपकी प्रीवियस टर्म है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ U3 इज 11। वो हमें U3 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 11। एक काम करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसको जरा वापस लिखते हैं। 3UN-4 इक्वल टू UN+1। तो U3 का मतलब है कि वो थर्ड टर्म की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे यार ये U से कंफ्यूज नहीं होना, ये असल में उसने TN की जगह UN लिखा हुआ है। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए T की जगह यहाँ पे U लिखा हुआ है, चीज सेम ही है। तो हमारे पास वो U3 की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे UN की जगह क्या लिखेंगे, UN की जगह 3 लिखेंगे। सॉरी, हाँ UN की जगह U3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3U3-4 इक्वल टू UN की जगह क्या आएगा, U3+1। तो ये हो जाएगा 3U3-4 इक्वल टू U4। अच्छा देखो, काम बहुत आसान हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, UN की जगह U3 रखा है। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन बनी, 3U3-4 इक्वल टू U4। अब देखो यहाँ पे U3 की जगह हम ना क्या करेंगे, U3 की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि उसने हमें क्या बोला था कि U3 की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 11 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने U3 की जगह क्या रख देना है, 11। तो 3 × 11-4 इक्वल्स टू U4। 11 3 जा 33 होते हैं।
33 - 4 इक्वल टू U4, और 33 - 4 कितना होता है 29। ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई। ठीक है, ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई। और क्वेश्चन क्या क्या आया था, क्वेश्चन तो पढ़ लो। क्वेश्चन क्या आया था, फाइंड सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। दो टर्म ढूंढने को बोली थी, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, जिसमें से हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई है और वो किसके बराबर है 29 के। इसका आंसर तो सबसे पहले ही हमने किया। देखो एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्वेश्चन में दो सीक्वेंसेस मिला के दिए हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस आपका प्रीवियस टर्म है, एक सीक्वेंस आपका नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, और इसकी हमने एग्जांपल कैसे देखी कि लेट से हमारी यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो फिर राइट साइड वाले सीक्वेंस में n की वैल्यू 3 आ रही, यानी जो भी ये सीक्वेंस होगा उससे एक पॉइंट ज्यादा आगे राइट वाला सीक्वेंस होगा। तो हमने बोला ठीक है, अगर ये हम लोग इस वैल्यू को यूज करना चाहें तो उसने हमें बोला हुआ है कि U3 आपका 11 के बराबर है। तो जहां जहां पे हमारा UN आ रहा था ना, उसकी जगह हमने रिप्लेस किया U3 को। तो ये आपका बना ये वाली इक्वेशन। ठीक है, और एट दी एंड आपकी सिंप्लीफाई होकर ये आ रही थी। तो हम यहाँ पे बोला कि यार हमेशा U3 और U4 की टर्म से बात थोड़ी करते रहेंगे, U3 की कोई वैल्यू भी तो होगी। तो U3 की वैल्यू हमने देखी कि 11 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने 11 की जगह U3 की जगह 11 रखा। तो वो एट दी एंड आपका सिंप्लीफाई होकर 29 बन रहा, और ये 29 आपका किसको रिप्रेजेंट कर, फोर्थ टर्म को। अब इसी तरह सेकेंड टर्म निकालेंगे। या मुझे एक चीज बताओ, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल भी तुम लोगों को, कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो राइट साइड पे आपकी कौन सी टर्म आ रही है, थर्ड टर्म। तो मुझे बताओ, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, ये जो अभी हमने राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला है, 3U2 - 4 इक्वल्स टू U3। हमने U2 ही ढूंढना है ना, तो हमने यहाँ U2 रख दिया। असल में UN की जगह हमने क्या रखा हुआ है, U2 रखा हुआ है। तो हमें पता है कि यार ये जो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन है किसके बराबर है, थर्ड टर्म के। और थर्ड टर्म हमारी किसके बराबर है, हमें यहाँ U3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, U3 की जगह रख देंगे 11। तो 3U2 - 4 इक्वल्स टू 11। -4 दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, तो ये होगा 3U2 = 11 + 4। इस प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 3U2 = 15। और फिर ये 3 इधर आके 15 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा U2 = 15 ÷ 3, और इसका आंसर आएगा 5। ये आपकी सेकंड टर्म हो गई। ठीक है, तो उसने सेकंड और फोर्थ टर्म पूछी थी। फोर्थ टर्म हमारी 29 थी, सेकंड टर्म हमारी कितनी थी, सेकंड टर्म हमारी 5 आ रही थी। तो इस तरीके से करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो कि इस टॉपिक में आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा तुम लोग को ये करवा दूं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि एक टॉपिक को मुश्किल किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था यार, यहाँ पे हमारा समझो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस पूरा एंड हो गया।